क्या है इसमें मेरे लिए? मेगा प्रोजेक्ट्स के पीछे के रहस्य। कभी कोशिश की है एक बड़े प्रोजेक्ट को संभालने की और फिर देखा कि देरी, बजट का ओवरस्पेंड और अनपेक्षित समस्याओं में फंस गए। चाहे तुम एक अनुभवी प्रोफेशनल हो जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुका हो, या बस एक आम इंसान जो किसी बड़ी इवेंट को प्लान करने की कोशिश कर रहा हो, हर किसी को पता है कि प्लान के अनुसार चीजें हमेशा नहीं होती। लेकिन असली सवाल यह है कि सफल लोग और नाकामयाब लोगों में क्या फर्क है। इस ब्लिंक में, जिसमें हाउ बिग थिंग्स गेट डन के सीक्रेट्स बताए गए हैं, हम सीखेंगे कि बड़ी प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली कैसे कंप्लीट किया जाता है, और यह भी पता चलेगा कि दूसरे प्रोजेक्ट्स अक्सर क्यों प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। इससे तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी अगली प्रोजेक्ट को ज्यादा सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सबकी कॉमन स्टोरी है, बड़ी उम्मीदों के साथ प्रोजेक्ट शुरू किया और फेल हो गया। हो सकता है तुमने घर को रेनोवेट करने का सोचा हो और खत्म हुआ खाली जेब और अधूरा बाथरूम लेकर। या फिर देखा हो किसी दोस्त को सिंपल प्रोजेक्ट शुरू करते हुए जो बाद में डिजास्टर में बदल गया। अगर ऐसा है तो तुम अकेला नहीं हो। दुनिया भर की डेटा बताती है कि बड़े प्रोजेक्ट्स, चाहे वो गवर्नमेंट फंडेड हो या घर के छोटे रेनोवेशन, बजट से ज्यादा खर्च और समय से ज्यादा लंबा चलने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, ये बुक की सारांश अच्छी लग रही है, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले। मेरे हार्ड वर्क का यह छोटा सा रिवॉर्ड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपकी सपोर्ट के लिए बहुत आभारी हूँ। आपकी सदस्यता मुझे और अधिक बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करेगी। आगे बढ़ते हुए हम इस किताब के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी ध्यान देंगे। यहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट्स का आयरन लॉ आता है। ये समझाता है कि बड़े और कॉम्प्लेक्स काम, जैसे नया एयरपोर्ट या हाई स्पीड रेल लाइन बनाना, हमेशा बजट या शेड्यूल से आगे जाते हैं, या दोनों। सिर्फ 8.5% प्रोजेक्ट्स ही कॉस्ट और टाइम के टारगेट्स को मीट करते हैं। ये हैरान करने वाला आंकड़ा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि मेगा प्रोजेक्ट्स कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स पर निर्भर करते हैं, जो प्रिडिक्ट और कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, रिक्वायरमेंट्स में बदलाव और मिसमैनेजमेंट सब डिलेज और कॉस्ट ओवररन्स का कारण बन सकते हैं। और तो और मेगा प्रोजेक्ट्स में कई स्टेक होल्डर्स होते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट के साथ, जो डिसीजन मेकिंग में डिसएग्रीमेंट्स और डिलेज लाते हैं। वो सोच रहे होंगे, मैं तो गवर्नमेंट ऑफिशियल या कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव नहीं हूं, तो ये मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। पर यहां तुम गलत हो। छोटे प्रोजेक्ट्स जैसे कि बाथरूम रेनोवेशन भी कॉस्ट ओवररन्स और टाइम डिलेज का शिकार होते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल हम जो भी करते हैं वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में एम्बेडेड है। एनर्जी प्रोडक्शन से लेकर वायरस के स्प्रेड तक, हम सब कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स का हिस्सा हैं, जो डिसरप्शंस और डिलेज के प्रोन हैं। उदाहरण के लिए, एक कपल ने एक पुरानी हवेली खरीदी और रेनोवेशन का कॉस्ट एस्टिमेट एक बिल्डर से लिया। बिल्डर ने $260,000 का कोट दिया, पर 18 महीने बाद कपल ने $1.3 मिलियन खर्च कर दिए और प्रोजेक्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ। ये वही कॉस्ट ओवररन है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एक फैट टेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन में, जो कहना चाहता है कि एक्सट्रीम इवेंट्स हम सोचते से ज्यादा कॉमन हैं। और जबकि बड़ी कंपनीज और गवर्नमेंट ज्यादा पैसा उधार ले सकती हैं या टैक्स बढ़ा सकती हैं इन ओवररन्स को फंड करने के लिए, हम में से ज्यादातर के पास वो लग्जरी नहीं होती। अगर एक छोटा बिजनेस या इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन के फैट टेल में फंस जाता है तो पूरी तरह से वाइप आउट हो सकता है। इसलिए प्रोजेक्ट का साइज चाहे जो भी हो, इन रिस्क्स को सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। कभी खुद को देखा है एक न चलने वाले प्रोजेक्ट पे अटके हुए, सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत टाइम, मेहनत या पैसा लगा दिया है? अगर हाँ, तो शायद तुम कमिटमेंट फैलेसी का शिकार हो। ये एक कॉमन गलती है जो पॉलिसी मेकर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर्स करते हैं, सोच के कि बस एक पार्टिकुलर प्लान पे कमिटमेंट करने से कोई भी रुकावट पार हो जाएगी। मगर अक्सर ये सोचने का तरीका डिजास्टर ले आता है। एक मिसाल है कैलिफोर्निया हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का। 2008 में वोटर्स ने $9 बिलियन का फंड अप्रूव किया था सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस के बीच हाई स्पीड रेल लाइन बनाने के लिए। प्रोजेक्ट का अनुमान था $33 बिलियन कॉस्ट और 2020 तक पूरा होना, पर 2019 तक प्रोजेक्ट सिर्फ 20% कंप्लीट हुआ था। कॉस्ट बढ़कर $80 बिलियन और कंप्लीशन डेट 2033। तो गड़बड़ कहाँ हुई? पॉलिसी मेकर्स कमिटमेंट फैलेसी में फंस गए। उन्होंने प्रोजेक्ट को समझे बिना कमिटमेंट कर दी। उन्होंने पब्लिक सपोर्ट का ओवर एस्टिमेट किया और कॉस्ट और कम्प्लेक्सिटी को अंडर एस्टिमेट किया। कैलिफोर्निया के वेरी टेरेन में हाई स्पीड रेल लाइन बनाने के लिए एक बड़ा चैलेंज था जरूरी जमीन का अधिग्रहण। जमीन के मालिक प्रोजेक्ट के अगेंस्ट लड़े, सिग्निफिकेंट डिलेज और कॉस्ट बढ़ा दिए। एनवायरमेंटलिस्ट ने भी रेल लाइन का पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन एंडेंजर्ड स्पीसीज और अदर नेचुरल रिसोर्सेज पर कंसर्न्स उठाए। इसके बावजूद पॉलिसी मेकर्स प्रोजेक्ट को आगे बढ़ते रहे, कहकर ये स्टेट के इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी है।
उन्होंने प्रोजेक्ट में और ज्यादा रिसोर्सेज कमिट किए, इवन एज कॉस्ट्स और डिलेज बढ़ते गए। तो इस एक्सपीरियंस से क्या सीख सकते हैं? पहली बात, नए प्रोजेक्ट शुरू करते समय सामने आने वाले चैलेंजेस के बारे में रियलिस्टिक बनो। बस कमिटमेंट करने की बजाय किसी भी प्रोजेक्ट को सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज कमिट करने से पहले रिस्क्स और चैलेंजेस को ध्यान से समझो। दूसरा, अपने प्रोजेक्ट के कॉस्ट और रिस्क्स के बारे में ट्रांसपेरेंट रहो। कैलिफोर्निया के पॉलिसी मेकर्स की तरह गलती मत करो। उन्होंने पब्लिक के साथ चैलेंजेस और पोटेंशियल कॉस्ट के बारे में ऑनेस्ट नहीं थे। अगर वो होते तो पब्लिक ट्रस्ट और सपोर्ट बिल्ड करने में मदद मिलती, सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल्स के बावजूद। आखिर में, अपने प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में फ्लेक्सिबल रहो। कभी कभी सबसे अच्छे प्लान्स भी गलत हो सकते हैं। जब ऐसा होता है, अपने प्लान्स एडजस्ट करना और चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अडेप्ट करना जरूरी होता है। यह तुम्हें कमिटमेंट फैलेसी से बचाएगा और तुम्हारे पॉलिसी गोल्स को सबसे इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से अचीव करने में मदद करेगा। कभी ऐसा हुआ है कि एक बड़ी चैलेंज फेस करते वक्त ओवरवेल्म फील किया, सोच में पड़ गए कि शुरुआत कहां से करें, या फिर एक बड़ा गोल था दिमाग में पर स्टेप्स का मैप आउट करना मुश्किल लग रहा था। ऐसे बड़े गोल्स को अचीव करना, जिनमें रिसोर्सेज और कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, आसान नहीं होता। मगर एक तरीका है इन चैलेंजेस को तोड़ने का, चाहे प्रोजेक्ट किसी भी स्केल का हो। इसे कहते हैं राइट टू लेफ्ट थिंकिंग या रिवर्स इंजीनियरिंग, जिसमें आप डिजायर्ड आउटकम से शुरुआत करते हुए जरूरी स्टेप्स का पता लगाते हो। ये कॉमन लेफ्ट टू राइट थिंकिंग के उल्टा है, जहां आप प्रेजेंट सिचुएशन से शुरुआत करते हो और आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करते हो। इस अप्रोच का एक एग्जाम्पल है गुगनहाइम म्यूजियम इन बिल्बाओ, स्पेन। सिटी इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रही थी और लोकल गवर्नमेंट ने एरिया को रिवाइव करने का प्लान बनाया। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि एक वर्ल्ड क्लास म्यूजियम टूरिज्म अट्रैक्ट करके रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, तो उन्होंने गुगनहाइम को बिल्बाओ लाने का टारगेट सेट किया। म्यूजियम के प्लान से शुरुआत करने के बजाय गवर्नमेंट ने पहले अपना टारगेट क्लियर किया, टूरिज्म के जरिए इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर उन्होंने बैकवर्ड वर्क करते हुए गोल अचीव करने के लिए जरूरी स्टेप्स का पता लगाया। इसमें सही लोकेशन आइडेंटिफाई करना, गुगनहाइम जैसे रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूशन के साथ पार्टनरशिप और मेजर कल्चरल अट्रैक्शन सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना शामिल था। एंड गोल को माइंड में रखते हुए सिटी बैकवर्ड काम करते हुए एक प्लान के साथ आई जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने में मदद की। और रिजल्ट था एक इनक्रेडिबल बिल्डिंग जो न सिर्फ देखने में लाजवाब थी, बल्कि लोकल इकोनॉमी पर असली इम्पैक्ट डाली। सिर्फ 3 सालों में गुगनहाइम बिल्बाओ ने टूरिज्म रेवेन्यू में लगभग $1 बिलियन का योगदान दिया। तो अपनी जिंदगी में इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करें? जब भी नए प्रोजेक्ट पर एम्बार्क करें, हमेशा एंड गोल को माइंड में रखें और फिर जरूरी स्टेप्स आइडेंटिफाई करने के लिए बैकवर्ड वर्क करें। जैसे अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो सीधे प्रोडक्ट या सर्विस के डिटेल्स में न कूदें, बल्कि अपने बिजनेस के सक्सेस को एनविजन करें। इसमें फाइनेंशियल गोल्स, लॉयल कस्टमर बेस या इंडस्ट्री रिकॉग्निशन शामिल हो सकते हैं। फिर आप बैकवर्ड वर्क करते हुए अपने विजन को अचीव करने के लिए जरूरी स्टेप्स का पता लगाओ। इसमें मार्केट रिसर्च, बिजनेस प्लान बनाना और टैलेंटेड इंडिविजुअल्स की टीम बिल्ड करना शामिल हो सकता है। इस अप्रोच को अपनाकर आप हर डिसीजन को अपने अल्टीमेट गोल के साथ अलाइन कर सकते हो और डिटेल्स में उलझने से बच सकते हो। तो तुम एक बड़ी नई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो और सोच रहे हो कि शुरुआत कहां से करो। पहले ये सोचो, तुम्हारा लेगो क्या है? दुनिया के सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट लीडर्स हमेशा अपने आप से ये सवाल पूछते हैं कुछ बड़ा शुरू करने से पहले। हर बड़ी प्रोजेक्ट मॉड्यूलैरिटी की पावर को हार्नेस करता है, जो बड़ी चीजों को बनाने की है। ये वो आइडिया है जिसमें एक छोटी चीज जैसे एक लेगो ब्लॉक को बार बार रिपीट करते हैं जब तक कुछ भारी बन ना जाए। एक बड़ी प्रोजेक्ट को छोटे मैनेजेबल पीसेस में तोड़ दो और फिर उन्हें एक जिगसॉ पजल की तरह वापस एक साथ जोड़ो। मॉड्यूलैरिटी की ब्यूटी ये है कि ये एक्सपेरिमेंटेशन को इनेबल करता है। एक लेगो ब्लॉक रख दो, उस पर दूसरा स्नैप ऑन करो और फिर एक और अगर कुछ काम करता है तो यूज प्लान में रखो, अगर नहीं करता तो फेल फास्ट करो और प्लान एडजस्ट करो। ये रेपिटेशन का जीनियस है। गलतियां करके और उनसे सीखकर हर इटरेशन के साथ बेहतर बनो। उदाहरण ले लो वेडिंग केक्स का। सबसे ग्रैंड वेडिंग केक भी मोस्टली आइडेंटिकल फ्लैट ऑर्डिनरी केक्स का सीरीज होता है। कुछ को स्टैक करो और एक टियर मिलता है, और बेक करो, स्टैक करो और दूसरा टियर मिलता है। कई टियर्स असेंबल करो और एक ग्रेट केक टावर बनता है। लेकिन अगर तुम्हारी इंडिविजुअल केक्स सही बेक हुई भी हैं, पहली बार केक्स को स्टैक करना शायद लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा जैसा दिखे, ना कि मैगजीन्स में देखे गए मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट्स जैसा। यहाँ पे रेपिटेशन का रोल है। बेकर्स परफेक्ट केक्स डिलीवर करने की एबिलिटी डेवलप करते हैं, कई बार ट्राई करने के बाद, यहाँ वहाँ से थोड़ी बहुत लेसन सीखकर।
मॉड्यूलैरिटी के एक आधुनिक मास्टर हैं इलॉन मस्क। जब उन्होंने गीगा फैक्ट्री 1 दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री बाय फुटप्रिंट बनाने का फैसला किया, तो उन्होंने सब कुछ एक साथ टैकल करने की कोशिश नहीं की। इंस्टेड उन्होंने एक छोटा फैक्ट्री से शुरुआत की, उसे काम करा और फिर उसके बगल में एक और बनाया। ये प्रोसेस उन्होंने तब तक रिपीट किया जब तक उनके पास पूरी फैसिलिटी बनाने के लिए 20 लेगो ब्लॉक्स न बन गए। इस तरह से करके टेस्ला ने अनाउंसमेंट के 1 साल के अंदर बैटरीज प्रोड्यूस करना और रेवेन्यू अर्न करना शुरू कर दिया, इवन एस फैक्ट्री के बाकी हिस्से पर काम जारी रहा। और यही प्रिंसिपल मस्क के सब वेंचर्स इंक्लूडिंग स्पेस एक्स पर लागू होता है। आइडिया ये है कि लर्निंग कर्व को शूट अप करना, डिलीवरी को एक्सेलरेट करना और प्लानिंग और डिलीवरी प्रोसेस में रेप्लिकेबिलिटी और मॉड्यूलैरिटी का यूज करके परफॉर्मेंस इंप्रूव करना। तो तुम्हारा लेगो क्या है? वो छोटी चीज क्या है जो तुम बार बार रिपीट कर सकते हो कुछ बड़ा बनाने के लिए? ये कुछ भी हो सकता है, एक सिंगल लाइन ऑफ कोड से लेकर एक सिंगल प्रोडक्ट कंपोनेंट तक। इंपॉर्टेंट ये है कि अपने प्रोजेक्ट को छोटे मैनेजेबल पीसेस में तोड़ दो और फिर हर एक को परफेक्ट करने पे ध्यान दो, अगले पे मूव करने से पहले। इस तरह से करके तुम न सिर्फ अपने प्रोजेक्ट को ज्यादा मैनेजेबल बनाते हो, बल्कि हर इटरेशन के साथ सीखने और इम्प्रूव करने का मौका भी देते हो। फास्ट फेल करोगे, अपना प्लान एडजस्ट करोगे और अल्टीमेटली अपने प्रोजेक्ट को ज्यादा सक्सेसफुल बनाओगे। तो इलॉन मस्क से एक लेसन लो और मॉड्यूलरली सोचना शुरू करो। अपना लेगो ढूंढो, रिपीट करो और कुछ बड़ा बनाओ। मेगा प्रोजेक्ट्स का आयरन लॉ और उससे बचने के तरीके। मेगा प्रोजेक्ट्स का आयरन लॉ कहता है कि बड़े और जटिल प्रोजेक्ट लगभग हमेशा बजट या शेड्यूल से आगे बढ़ जाते हैं, या दोनों। छोटे प्रोजेक्ट्स जैसे घर के रेनोवेशन भी जटिलता के कारण कॉस्ट ओवररन्स और टाइम डिले का शिकार होते हैं। कमिटमेंट फॉल्सी वो प्रवृत्ति है जिसमें हम एक असफल प्रोजेक्ट या फैसले में लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम पहले ही इतना इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, जो अक्सर विनाशकारी परिणाम देता है। इस फॉल्सी से बचने के लिए चुनौतियों के प्रति रियलिस्टिक रहो और कॉस्ट्स और रिस्क के बारे में ट्रांसपेरेंट रहो। विशाल चुनौतियों को तोड़ने और बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में रिवर्स इंजीनियरिंग या राइट टू लेफ्ट सोचने की प्रक्रिया व्यक्तियों और संगठनों की मदद कर सकती है। इसमें वांछित परिणाम से शुरुआत करना और फिर वहां पहुंचने के लिए जरूरी स्टेप्स को मैप आउट करना शामिल है। और अंत में बड़ी चीजों को बनाने की कुंजी मॉड्यूलरिटी है, या एक बड़े प्रोजेक्ट को छोटे, ज्यादा संभालने लायक टुकड़ों में तोड़ना और एक छोटी सी चीज को बार बार दोहराना जब तक कुछ विशाल नहीं बन जाता।